नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आपको पता होगा शायद दोस्तों, आज बिटकॉइन सबसे हाई रेट पे चल रही है, जिसका तकरीबन एक बिटकॉइन की कीमत है 42 लाख से ज़्यादा। आखिर ये बिटकॉइन इतनी महंगी क्यों हो गई? उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। इस रीज़न को समझने से पहले समझना पड़ेगा आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और इसे खरीदा या बेचा कैसे जाता है। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले की बात है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बहुत कम लोगों को पता थी, यहाँ तक कह सकते हैं कि बहुतों को पता भी नहीं थी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा कि कोई भी आसानी से समझ सके और इसमें इन्वेस्ट कर सके। पर दोस्तों, इसके कई अच्छाइयाँ भी हैं और कई बुराइयाँ भी। मैं आज इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, ये तो आपको पता ही होगी। पर बिटकॉइन सबसे पहले आने के टाइम में, जो कि ईयर था 2009, उस समय बिटकॉइन को कोई जानता भी नहीं था। इसकी शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले आपको हमारे रुपयों पैसों की कैसे अस्तित्व है भारत या किसी भी और देश में, जिसे हम करेंसी भी कहते हैं, इसे समझना होगा। करेंसी किसी भी देश की वो पद्धति या वो रुपया होता है जो कि उस देश में वैलिडेट किया जाता है, मतलब उसे इस तरह से बताया जाता है, सरकार द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है कि उस करेंसी या उस पैसे को आप किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने में प्रयोग कर सके। करेंसी किसी भी देश की वह मूल्य होती है जिसके द्वारा आप किसी भी सामान को उस देश का खरीद सकते या बेच सकते हैं, और उसी करेंसी को दूसरे देशों से बदल या उसे उस देश में भी चला सकते हैं जहां पर उस करेंसी की वैल्यू हो। जैसे भारत में रुपया हमारे देश का INR जिसे हम जानते हैं, उससे हम कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। उसके पीछे हमारे देश का बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, जहां पे उस रुपये को, उस करेंसी को छापी जाती है, पर उसका सारा कंट्रोल हमारे देश के गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे हमारे देश के रुपयों पर हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल और RBI का कंट्रोल होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि कोई भी रुपया जो सरकार चलाती है, उस पर सारा कंट्रोल उस सरकार का होता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी सरकार के गलत नीतियों की वजह से उस रुपये की कीमत बहुत कम हो जाती है या बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे हम समझते हैं कि मार्केट क्रैश डाउन हो जाना, उस समय उस रुपये की कीमत इतनी कम हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत से रुपया कमाया, उसकी वैल्यू अभी मार्केट में बहुत कम हो गई। तो इसी संदर्भ में एक लोग ने ऐसा सोचा कि हमारे पास कोई ऐसा रुपया हो जिससे कि हम उसका सारा कंट्रोल हमारे हाथ में ही हो, या जो उस रुपये को मार्केट में चला रहे हैं सारा कंट्रोल उनके हाथ में हो, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये सिस्टम एक व्यक्ति के दिमाग में आया, उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। आज वो व्यक्ति कहाँ है इसका तो पता नहीं, पर उनके द्वारा बनाया गया बिटकॉइन आज पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़े हुए है। वो हर जगह मार्केट से लेकर जहाँ पर जिस राज्यों में या जिस देशों में उसे वैलिडेट किया गया है, जिस कंट्री ने उसे मान्यता दी है, वहाँ पर उस बिटकॉइन को मार्केट में चलाया जा रहा है। पर जिस कंट्रीज ने उसे मान्यता नहीं दी है, वहाँ मात्र उसे ऐसे मार्केट में चलाया जाता है जहाँ पर खरीद बिक्री ना होकर केवल ट्रेडिंग होती है। जैसे भारत, हमारे भारत देश में उसे नॉर्मल करेंसी के रूप में, नॉर्मल रुपये की तरह नहीं यूज किया जाता, बल्कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि उसे खरीदता है या बेचता है, वहाँ उसे यूज किया जाता है। आज हमारे देश में बहुत लोग बिटकॉइन को एक नॉर्मल करेंसी के रूप में देखते हैं, जिसे लोग खरीद कर रख देते हैं, और जब रेट बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि उनका पैसा भी बड़ा हो गया है या उनका पैसे की कीमत बढ़ गई। तो दोस्तों, आखिर बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी आखिर है क्या? जितनी भी करेंसी हैं यार, तो देश या विदेश में नॉर्मल तरीके से हम उन्हें देखते हैं तो वो किसी कागज या सिक्कों के रूप में होती हैं। पर ये बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी होती है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है या कंप्यूटर द्वारा उन्हें बनाया जाता है। उनके स्पेशल एल्गोरिदम द्वारा उन्हें बनाया जाता है, जो एक कोड भाषा में होती है। इसी के कारण उसका नाम पड़ा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है, क्रिप्टो मतलब गोपनीय, छिपा हुआ, और करेंसी मतलब उस देश का रुपया या उस जिसने बनाया है उसका रुपया। तो आप समझ ही गए दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी आखिर नाम कैसे पड़ा।
चूँकि यह इतना गोपनीय है कि इसे सरकार भी ट्रैक नहीं कर सकती। जिन्होंने इसे बनाया है सिर्फ वही इसको बना सकते हैं या उसे सर्कुलेट कर सकते हैं, उसका लेन देन का हिसाब रख सकते हैं। तो दोस्तों आखिर ये होता कैसे है? अब इसको साधारण तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक राम एक श्याम। राम ने ये सोचा कि मैं श्याम को कुछ पैसा, चूँकि उसने मेरे काम को किया है, उसे मैं कुछ पैसा देने वाला हूँ, और वह श्याम को कहता है ऐसा पैसा दूँ जो कि लेजर में या किसी खाते में दर्ज हो, पर वह पैसा साधारण तौर पर रुपया या सिक्का ना होकर वो एक डिजिटल करेंसी हो, मतलब कंप्यूटर में लिखा हुआ हो कि राम ने श्याम को इतने रुपये दिए। और वही काम कई कंप्यूटर्स में किया जाए, जो कि उस कंप्यूटर में या किसी भी और कंप्यूटर में अगर गलती हो या कोई उसे चुराने या हटाने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए, तो उस रुपये को कहा गया है डिजिटल करेंसी। तो उस डिजिटल करेंसी को राम और श्याम तो आपस में लेन देन करते ही हैं, परंतु कुछ दिनों बाद जब इसके बारे में उनके सारे दोस्तों को पता चल जाता है, तो और लोग भी और दोस्त भी उस करेंसी को लेने देने में व्यवहार में लाते हैं। पर इस करेंसी का सारा लेन देन या सारा ब्यौरा उन्हीं दोस्तों के पास है जो इस करेंसी को जानते हैं, किसी और के पास नहीं। यही पद्धति अपनाई जाती है डिजिटल करेंसी में। जो इस करेंसी को बनाता है या इस करेंसी को सर्कुलेट करता है उसे कहा जाता है माइनर, और इस करेंसी का जो कंप्यूटर द्वारा खोजा या बनाया जाता है उस काम को कहते हैं माइनिंग। तो आपने दो टर्म्स को आपने समझ लिया क्रिप्टो करेंसी के मामले में कि एक टर्म है माइनर, एक टर्म है माइनिंग। मतलब जो इस क्रिप्टो करेंसी को बना रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं उसे कहा जाता है माइनर, और जो सर्कुलेशन होती है उसे कहा जाता है माइनिंग। दोस्तों अब ये समझने वाली बात है कि आखिर कुछ लोगों के द्वारा जब ये करेंसी बनाई जा रही है और उसे मार्केट में सर्कुलेट किया जा रहा है, तो यह कैसे विश्वास रहे कि वो इस चीज़ को सही मायने में काम करेगा, इसमें कोई धांधली या गड़बड़ी नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत बड़ा चेन सिस्टम बनाया गया है जिसे ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों राम ने जो श्याम को पैसे दिए वो एक खाते में लिखा गया जिसे हम कंप्यूटर समझ रहे हैं। अगर वही कंप्यूटर या खाता हर एक दोस्त के पास हो, एक साथ सभी जगह लिखा जाए और सभी जगह से उसका ब्यौरा एक दूसरे को पता हो, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? अगर एक दोस्त गलती करता है या उसे चुराने की कोशिश करता है तो दूसरे सभी दोस्तों को तुरंत पता चल जाएगा कि एक कंप्यूटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है, जो बाकी कंप्यूटर्स में दिखेगी कि एक रुपया या कुछ पैसों का इधर उधर हुआ है, जो कि दूसरे कंप्यूटर्स में वैसा नहीं दिखा रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि इस काम में कहाँ गड़बड़ी की गई है। इसी लिखा पढ़ी को कह सकते हैं, जो कंप्यूटर की भाषा में होती है, जो सर्वर्स में होती है, उसे एक लेजर के नाम से जाना जाता है। दूसरा तरीका होता है जो इस काम में बहुत ज़रूरी है, उसे ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं। जब भी कोई पैसों का डील किया जाता है या कुछ पैसे लिए या दिए जाते हैं या खरीदे या बेचे जाते हैं, तो उसका जो ब्यौरा होता है वो उस कंप्यूटर में और उसके साथ साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स में जो उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं उनमें एक साथ एक डेटा फीड होता है, जो कि एक ब्लॉक के रूप में एक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ जाता है। और इसी प्रक्रिया को लगातार करते हुए एक चेन का निर्माण हो जाता है जो अगले ब्लॉक को जोड़ने के लिए रेडी होता है, और हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक डेटा, हर एक ट्रांजैक्शन में वो ब्लॉक के रूप में चेन के साथ जुड़ता जाता है, और इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम। दोस्तों ब्लॉकचेन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता या जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक बन गया उसे ना तो आप डिलीट कर सकते हैं ना उसे हटा सकते हैं। दोबारा कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे लेने या देने का हो तो एक उसके साथ हमेशा नया ब्लॉक ही, जिसमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन होंगे उस ट्रांजैक्शन के बारे में, वो जनरेट होगा और वो पिछले ब्लॉक के साथ जाकर चेन सिस्टम में जुड़ जाएगा। इसे इस तरह से किया जाता है जिसमें बहुत सारे माइनर्स लगते हैं
और बहुत बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर्स लगते हैं। इस काम को करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। जो लोग इस काम को करते हैं उनका बहुत सारा पैसा बड़े और भारी सिस्टम्स और सर्वर्स में होता है, जिसमें कोई आसानी से हैकिंग या उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। इसलिए इस चेन सिस्टम को बहुत ही रिलायबल माना गया है, जिसमें बहुत बढ़िया और बहुत सिक्योर के साथ काम होता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखी जाती है। आप अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीद या बेच रहे हैं तो उसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होगी। दूसरे को ये पता करने में बहुत मुश्किल और टाइम लग जाएगा कि इस क्रिप्टो करेंसी को आपने कब खरीदा है, कैसे खरीदा है और किससे खरीदा है। ये सिस्टम इतना सिक्योर है कि गवर्नमेंट भी इस चीज को अपनाने का मन बनाए हुए है। बहुत सारे सरकार ने नीतियों में कहा है कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम हमारे बैंक सिस्टम में अगर बनाया जाए तो उन बैंकों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। कई बार होता है बैंकिंग सिस्टम के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया जाता है, तो इस चीज़ से बचने का ये बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका है कि उस सिस्टम को ब्लॉकचेन सिस्टम में तब्दील कर दिया जाए। तो दोस्तों समझ ही गए हैं कि इसमें ब्लॉकचेन सिस्टम का क्या रोल है। अब देखते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसे अनेक क्रिप्टो करेंसी को खरीदा या बेचा कैसे जा सकता है। आप भारत में आप जान ही चुके हैं कि दोस्तों नॉर्मल तरीके से आप इसे नॉर्मल पैसों की तरह आप मार्केट में ले जाकर आप इससे कुछ खरीद या बेच नहीं सकते, क्योंकि यह करेंसी आपके हाथ में नहीं आती, आपके डिजिटल वॉलेट में, कंप्यूटर्स में या फ़ोन सिस्टम्स में हो सकती हैं। हाँ, जिन देशों में इसे वैलिड किया गया है कि आप इससे कुछ खरीद या बेच सकते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट या खरीद सकते हैं, तो उस देशों में इस करेंसी को जहाँ पे आप कंप्यूटर द्वारा या अपने फ़ोन द्वारा या डिजिटल वॉलेट के द्वारा आप इसकी खरीद या बिक्री कर सकते हैं। पर भारत में अभी ये शुरुआत नहीं हुई है। यहाँ पर इसे मात्र आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिसमें से बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कॉइनस्विच, क्वेवेर है, वजीर ऐप्स है और इस तरह के ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इस करेंसी को खरीदा या बेचा जा सकता है। उस प्लेटफॉर्म का यूज करके आसानी से इस करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जितना देखने में आसान और अच्छा लगता है पर इसको समझना बेहद ही जटिल है और बहुत ही समझना जरूरी है अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो। ये बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है, मतलब क्रिप्टो करेंसी चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे अदर कोई भी करेंसी हो, उससे क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब इसका रेट बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर भी चढ़ता है और नीचे भी गिरता है। और मार्केट से कभी कभी कुछ ऐसे करेंसी या टोकन्स होते हैं जो अचानक कम दाम होकर गायब हो जाते हैं और उसमें पैसा लगाया हुआ लोगों का डूब भी सकता है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप वैसे करेंसी में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जो मार्केट में बहुत दिनों से रिलायबल है, बहुत दिनों से चल रही है और उस पर बहुत सारे मार्केट प्लेसेस में उसे रजिस्टर किया गया हो, साथ ही उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज किया गया हो। कुछ करेंसीज के नाम मैं बताता हूँ जो कि वो करेंसी मार्केट में आज के डेट में बहुत रिलायबल है, जिसमें पहला नाम आता है बिटकॉइन का, इन्वेस्टिंग सेक्टर्स में यूज किए गए हैं। दूसरा नाम आता है इथेरियम का, लिटेकॉइन का, रिपल का, डॉज कॉइन का, पेलिगन का, यूनिकॉर्न का, एनियो का। इस तरह से बहुत सारे ढेरों क्रिप्टो करेंसीज हैं दोस्तों। और साथ ही क्रिप्टो करेंसी के अलावा कुछ टोकन्स भी हैं। 4000 लगभग क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स मिला के ऐसे हैं जो मार्केट में खरीदा या बेचा जा रहा है। उसमें से कुछ करेंसीज ऐसे हैं जो कि बहुत ही रिलायबल हैं और बहुत ही सिस्टम में काम करते हैं। अब बात करते हैं सारे टोकन्स और सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, सिर्फ मैं आज आपको बिटकॉइन के बारे में ही थोड़ी जानकारियां दे देता हूं। बिटकॉइन आपको पता ही चल गया 2009 में अस्तित्व में आई थी। उस समय उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं बताई जा रही थी। पर 2010 आते आते उससे बहुत सारे बिजनेस फील्ड में लोगों ने जानना शुरू किया और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी कीमत बढ़ने लगी। 2010 में भारतीय मार्केट में उसकी वैल्यू ₹2.40 के आसपास और ₹2.80 के आसपास चल रही थी। अगर किसी ने उस समय उस बिटकॉइन को खरीदा होता तो उसे मात्र ₹2.80 या 85 पैसे के आसपास खरीदने को मिलता और वही एक बिटकॉइन आज के डेट में लगभग 42 लाख से भी ज़्यादा कीमत हो चुकी है।
जो इस टाइम तक बहुत हाई कीमत है, जो इस बिटकॉइन की सबसे हाई रेट चल रही है। बीच में एक बार एलन मस्क के कहने पर कि उसे उनकी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, इस बिटकॉइन की कीमत लगभग 42 लाख के आसपास चली गई थी। बाद में एलन मस्क ने कहा हमारी कंपनी में बिटकॉइन को एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में किया जाएगा, ना कि कुछ प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने में किया जाएगा। तब वापस से इसकी कीमत थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इस टाइम फिर से इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते लगभग 42 लाख के आसपास चली गई है। कोई भी करेंसी या कोई भी स्टॉक या कुछ भी इस तरह का जो मार्केट में इन्वेस्ट है, उसकी कीमत हमेशा उसके पर्याप्त मात्रा और मार्केट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि मार्केट में उसे कितना लोग खरीद रहे हैं। यदि कोई सामान कम है और उसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। बिटकॉइन के साथ भी यही हुआ है। मार्केट में बिटकॉइन की एक निश्चित डिमांड तक ही सप्लाई है। इसे बनाने वाले सतोशी नाकामोटो ने बनाया है कि मात्र 21 मिलियन बिटकॉइंस ही मार्केट में आ सकेंगी, जिसमें से लगभग 19 मिलियन बिटकॉइंस मार्केट में अवेलेबल है। कुछ बिटकॉइंस आना बाकी है जो लगभग 2040 तक माइंस की जाएंगी। तो दोस्तों, इसकी चूंकि निश्चित गिनती है तो मार्केट में इसके खरीदने वालों की संख्या अधिक होने की वजह से इसकी रेट इतनी हाई चली गई है। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। कुछ करेंसी ऐसे हैं जो हर एक साल नए करेंसीज डेवलप कर रही हैं, कुछ करेंसी ऐसे हैं जो नियमित हैं, और कुछ करेंसी ऐसे हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे वो उतनी करेंसी बना। तो दोस्तों, आज बिटकॉइन के बारे में आपने समझ लिया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ जानकारी में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्ट करें, पर सोच समझ कर, और ख़ास करके क्रिप्टो करेंसी जो कि बहुत ही वॉलीटाइल है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, आप वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जो आप लूज करने पर आपको ज़्यादा तकलीफ़ या ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा कि आपका पैसा कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।